हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे बीआरओ के अंदर फिजिकल और मेडिकल। जो बीआरओ के अंदर फिजिकल और मेडिकल के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल में क्या होता है, मेडिकल के टाइम क्या क्या आपकी चेकअप्स होते हैं, टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म करवाए जाते हैं, सभी पे अपने डिटेल में बात करेंगे। सर्जरी होती है तो सर्जरी उसके अंदर आपकी अलाउ है या नहीं है, और आपकी चेस्ट कितनी, आपकी हाइट कितना, वेट कितना, एंड आपकी अदर भी कोई बीम वगैरह होती है या नहीं होती है। बीम जो निकलवाते हैं ना, बीम सिटअप्स ये निकलवाए जाते हैं नहीं निकलवाए जाते हैं। और मेडिकल के अंदर आई टेस्ट, टीथ टेस्ट, ईयर टेस्ट, मतलब सभी पे अपने डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी से वीडियो स्टार्ट होने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। फ्रेंड्स, अपने सबसे पहले बात करता हूँ। देखो, बीआरओ का जो भी आपका ये मेडिकल प्रोसीजर है वो एकदम लाइटली है, मतलब ज़्यादा ऐसे स्टिक नहीं है जैसे आर्मी का होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपका फिजिकल के तौर पे फिजिकल में तो सिर्फ आपकी 1600 मीटर रनिंग है, उसके लिए भी 10 मिनट दिए जा रहे हैं, जबकि आर्मी के अंदर यही 5 मिनट 4 मिनट होती है। जबकि बीआरओ के अंदर कोई भी ट्रेड हो सभी के लिए 10 मिनट अलाउ है। अगर आपने 10 मिनट के अंदर अंदर कर दी तो आप पास हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट में की तो आपको टॉप मिल जाएगा, कुछ अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर 10 मिनट के अंदर अंदर कर ली तो आप सिलेक्टेड है, बस चाहे 9 मिनट 58 सेकेंड या 59 सेकेंड में ही की हो जाए। ठीक है, तो फिजिकल के अंदर सिर्फ आपकी क्या क्या मेजरमेंट होता है, आपकी रनिंग होती है 1600 मीटर, 10 मिनट टाइम दिया जाता है। इसके अलावा आपकी चेस्ट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होता है और वेट मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेडिकल के अंदर अपने बात करेंगे मेन जो थिंग्स हैं जिसमें हर किसी को लगभग दिक्कत आती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, मेडिकल डिपेंड करता है आपका डॉक्टर जो लेता है उसके माइंड सेट लेवल पे, उसका माइंड लेवल क्या है, वो आपको रिजेक्ट करना ही चाहता है तो करेगा ही करेगा। अगर वो उसमें अगर लगता है उसको कि यार थोड़ा बहुत चल सकता है तो वो आपको पास भी कर देगा। ठीक है, इसमें 2 रिजेक्शन होते हैं मेडिकल में, एक तो परमानेंट रिजेक्शन, एक होता है टेम्परेरी रिजेक्शन। उनके क्या क्या क्लोज हैं अपने पीडीएफ के अंदर अच्छे से देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, परमानेंट रिजेक्शन होता है तो आपको 30 दिन मिलते हैं। 30 दिन में अगर आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल गया तो आपको 30 दिन मिलेंगे। जिस दिन आपको रिजेक्शन मिला है उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर आप दोबारा अपील कर सकते हैं कि आप मेरा मेडिकल वापस लीजिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्ट का या उस पर्टिकुलर पॉइंट का। अगर आप फिर भी अनफिट होते हैं तो आप परमानेंटली रिजेक्ट हैं, कोई उसके बाद में सॉल्यूशन नहीं है, आप कम बैक टू होम है। ठीक है, जबकि अगर आप वहाँ पे फिट हो जाते हैं तो आपको आगे आपकी इंडक्शन जिसे बोलते हैं, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी विदिन 6 मंथ के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं वो आपका जो पॉइंट मिलने के बाद में आपका पॉइंट के लिए जो आप अपील करते हैं कि मुझे ये अनफिट गलत किया गया है, तो उसको चेकअप कहाँ होता है, वो होता है मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, जो पुणे का मिलिट्री हॉस्पिटल है उसके अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेम्परेरी अनफिट में क्या होता है। टेम्परेरी अनफिट के अंतर्गत आपको 60 दिन मिलते हैं, वहाँ 1 मंथ, यहाँ 2 मंथ, टू द डेट, जिस डेट को आपको रिजेक्शन मिला था उससे लेके 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी होती है कि सर मुझे टेम्परेरी अनफिट गलत किया गया है, मैं फिट हूँ। तो आपका वापस पुणे का जो मिलिट्री हॉस्पिटल उसमें भेजा जाएगा और वहाँ पे आपका दोबारा मेडिकल मुआयना होगा। अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपका वही इंडक्शन एंड ट्रेनिंग स्टार्ट, वरना परमानेंट रिजेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या होता है, आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करते ही, रिटन टेस्ट के बाद में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आपके फिजिकल और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपकी बैचेस बनेंगे, जाते ही आपको बीआरओ के अंदर जाओगे तो टैंक गेट पे जाते ही आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एक साथ में 20 से लेके 50 जनों को, 50 भी ज़्यादा नहीं, 20 के लगभग कैंडिडेट्स को दौड़ाया जाता है, 20-30 कैंडिडेट को दौड़ाया जाता है। उसमें क्या होता है, एक रोड पे दौड़ाया जाता है जो क्या स्लोप में होती है, ढाल जिसे बोलते हैं ना, ऐसे ढाल होती है, स्लोप होती है थोड़ी। ठीक है, तो वो स्लोप के अंदर आपको दौड़ाया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक डिवाइडर बीच में होता है, ऐसे रोड है, रोड के बीच में क्या होता है, एक डिवाइडर होता है, तो आपको डिवाइडर के चारों तरफ ऐसे भागना होता है रोड पे।
और स्लोपी टाइप होती है वो, ठीक है। आराम से आपकी 10 मिनट के अंदर रनिंग हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। आपको कमांडेंट भी यही बात बोलेगा कि आपको अगर रुकोगे नहीं ना दौड़ के अंदर तो आपकी पास हो जाएगी। फिर आपकी दौड़ क्लियर होते ही आपकी हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट होता है। हाइट के अंदर अगर आप 1 सेंटीमीटर भी, मतलब 1 सेंटीमीटर क्या, मान लो आप 2-4 mm भी छोटे हो ना, 2-4 mm भी छोटे हो तो आपको परमानेंट रिजेक्ट किया जाएगा, कोई उसके बाद में कुछ नहीं होगा। वहीं परमानेंट रिजेक्ट अगर हाइट के संदर्भ के अंदर आपको अगर पॉइंट मिलता है ना, या परमानेंट रिजेक्ट किया जाता है, तो आपके पास मौका है, आप उसी टाइम बोल सकते हो कि सर मेरी हाइट वापस मेजरमेंट कीजिए। वो दोबारा कर लेंगे आपको सहानुभूति के लिए, या आपके सामने वापस कर लेंगे हाइट मेजरमेंट। बट अगर वहाँ से हाइट मेजरमेंट कर ली और परमानेंट अनफिट का कार्ड दे दिया तो आपका कोई आप अपील नहीं कर सकते। तो हाइट में परमानेंट रिजेक्शन है, लो वेट के अंदर, वेट कम होने पे परमानेंट रिजेक्शन है, ठीक है। और अब बात करते हैं उसके बाद हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट होगा बिना फुलाए और फुला के, ये सब होगा ही होगा। उसके बाद में आपको कपड़े खुला के आपकी बीपी चेक होगी, हाथों हाथ बीपी चेक की। बीपी चेक करने के बाद में आपका क्या होगा, बीपी चेक कर ली। बीपी चेक करने के बाद में एक बीपी के अंदर मैं बताना चाहूँगा, सबसे मुझे बीआरओ की अच्छी बात लगी, क्योंकि मेरा बीपी 140 प्लस ही रहता था। 140/90 होना चाहिए, 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा बीपी में जब मेजरमेंट लेना था, जिस दिन मेरा मेडिकल था उससे एक दिन पहले 160 था, 160 था। बट मैंने उसके लिए बीपी ज़्यादा ना रहे उसके लिए मैंने सुबह नाइट को चॉकलेट्स खाई। सुबह डेयरी मिल्क चॉकलेट जो डार्क चॉकलेट होती है बोलते हैं, वो 1-2 खा के गया। सुबह पानी पिया। कुछ दिन एक्सरसाइज जो ये व्यायाम होते हैं ना, मेडिटेशन व्यायाम वगैरह, वो किए जाते हैं, ठीक है। मेडिटेशन किए, व्यायाम किए, ठीक है, ये सब मैंने किए, ठीक है। तब उससे मेरा बीपी आया था 135। हमेशा याद रखना, बीआरओ के अंदर मोस्टली डॉक्टर आपकी बीपी, मतलब ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो ऐसे नहीं है कि एक बार बीपी ज़्यादा या कम आने पे रिजेक्ट कर दिया, नहीं, आपको ये भी बोलेंगे कि आप 3, 4, 5, 6 बार भी चेक करवाइए। अगर आपका बीपी सही आ जाता है तो वो आपको पास कर देंगे, ऐसे नहीं एक बार में। हाँ, और दूसरा एक बताने वाली, मतलब क्या बोलूँ, बताना भी चाहिए नहीं भी चाहिए, दोनों वाली बात है। देखिए, आप कुछ सप्लीमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे किसी की बीपी ज़्यादा कम है तो वो नमक ले लिया, किसी की ज़्यादा है तो वो टैबलेट लेके जाने वाले जाते हैं, पर वहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने टैबलेट लिए, ठीक है। तो आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपका खुद का रिस्क है, ठीक है। ऐसा कोई वहाँ पता नहीं चलता कि आपने गोली ली है, ठीक है, ओके। हाँ, एक याद रखना कि अगर आपने गोली मेडिकल से काफ़ी दिनों से पहले से ले रहे हैं तो आपकी जो ब्लड रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि आप टैबलेट ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ ब्लड रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट लेके जानी है आपको। यूरिन रिपोर्ट के अंदर कोई भी प्रकार का येलो कलर, ज़्यादा डार्क कलर या कुछ ऐसा मतलब क्राइटेरिया जो आपके यूरिन के जो होते हैं ना फिलामेंट्स, या जो यूरिन के जो भी आपके पार्ट्स होते हैं यूरिन के अंदर जो पाया जाता है, वो एक लिमिट से बाहर नहीं होने चाहिए। मतलब नॉर्मल रिपोर्ट बनवा के लेके जानी है ब्लड की और यूरिन की। आप नॉर्मल किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से या सरकार द्वारा ऑथराइज किसी भी आपकी लेबोरेटरी से वो रिपोर्ट लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी बीपी चेक होगी। बीपी चेक होने के बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में वही आपका बीपी चेक के बाद में आपको अंदर लेके जाएंगे। आपकी जो हाथ हैं, एल्बो ऐसे टेढ़ी तो नहीं है, आगे यहाँ से लगवा के देखेंगे, ऐसे चेक करवाएंगे कि आपको एंगल तो नहीं है, जो आपकी कोहनी है वो टेढ़ी तो नहीं है, ठीक है, वो चेक करेंगे। ये शोल्डर एक लेवल में है या नहीं है, आपकी जो चेस्ट है वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट का क्राइटेरिया, अपने क्राइटेरिया पे बात करेंगे अभी पीडीएफ में। जैसे अभी पीडीएफ ओपन करूँगा, पीडीएफ में बताऊँगा क्राइटेरिया मोटा मोटा क्या होता है, कैसे होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में क्या होता है, आप चश्मा बिना या चश्मा के बिना भी चेक करेंगे और विद ग्लास भी चेक करेंगे। जैसे मेरा ग्लास लगा हुआ है, जैसे ग्लास लगा हुआ तो पहले मेरे सीधा चेक किया था तो मेरे बिना चश्मे के भी 6/6 था और विद ग्लास भी 6/6 है, ठीक है। तो मेरे दोनों से चेक किया था। तो क्राइटेरिया क्या है उस पर अपनी नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, ओके। आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट के बाद में आपका ईयर टेस्ट होगा। कान में आपके बिल्कुल भी कचरा नहीं होना चाहिए। आप वैक्स करवा के जाएं तो ऐसा नहीं हो कि कोई फुंसी हो जाए, खून निकल जाए या घाव हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। छेद नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल भी छोटा सा छेद भी नहीं होना चाहिए। कचरा साफ करने के लिए आप नॉर्मल जो ईयरबड्स आते हैं ईयरबड से साफ कर सकते हैं, डॉक्टर से भी करवा सकते हैं। कुल मिला के उनको है ना कान में मशीन डाल के देखते टाइम कचरा नहीं दिखना चाहिए, कचरा दिखना नहीं चाहिए, पर्दा साफ दिखना चाहिए, बस इतना ही क्राइटेरिया है कान साफ का। ठीक है, कान चेक हो गया, आंखें चेक होगी, नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर टेढ़ी है तो रिजेक्शन मिल जाएगा, उसमें परमानेंट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसका अगर टेढ़ी है तो ऑपरेशन करा लेना है टाइम से। तित चेक क्या है, कोरोना की वजह से दांत चेक नहीं हो रहे बीआरओ में अभी फ़िलहाल। अब जैसे मेरे टाइम नहीं हुए, मेरे बाद में काफ़ी बैचेस हैं उनके दांत चेक नहीं हुए। जैसे मैं अगर मेरे दांत चेक होते तो शायद मुझे पॉइंट मिलता, क्योंकि मेरे एक तित थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब एक अलाइनमेंट में नहीं है, तो उसकी वजह से रिजेक्शन मिल सकता था टेम्परेरी। खाने में बोलने में किसी में दिक्कत नहीं है बट मिल सकता था। तो ऐसा तित चेक नहीं हो रहे बट 14 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कीड़ा लगा हुआ है तो उसको प्रॉपर फिलअप करा के कैपिंग करवा के जानी है। दांत नकली है तो उसको परमानेंट ड्रिल करवा के, जो होती है नट वाली, जिसमें क्या होता है एक नट को अंदर ड्रिल करके और उसके ऊपर कैपिंग की जाती है, वो होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तित का। अगर किसी भी पार्ट के बारे में आपको डिटेल में देखना है तो आप आर्मी का मेडिकल देख लीजिएगा। जैसे तित के बारे में तो आर्मी के जो मेडिकल है उसमें डिटेल में बता देंगे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं आपको सब बता देंगे डिटेल में, जैसे किसी पार्ट्स के बारे में। क्योंकि बीआरओ के अंदर लाइटली चेक किया जाता है, इतना फोर्सफुली नहीं चेक किया जाता। ठीक है, तित हो गए। उसके बाद में आपका ऊपर वाला पार्ट पूरा हो गया, चेस्ट चेक की जाती है, उसमें टेढ़ी चेस्ट कोई दबी हुई टेढ़ी हड्डियाँ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए चेस्ट के, नॉर्मल एक आपकी जो टेक्सचर है वो होना चाहिए बॉडी का। ठीक है, हाथ कैसे चेक होंगे कि कोहनी टेढ़ी तो नहीं है, ऐसे चेक करवाएंगे। और इसके बाद में आपकी फिंगर्स, अगर 6 फिंगर है तो रिजेक्शन मिलेगा, फिंगर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर टेढ़ी है तो रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट्स बनेंगे, साफ साफ बता रहा हूँ। अंगुलियाँ टेढ़ी नहीं है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, और हथेली में पसीना तो नहीं आता। ठीक है, हथेली में पसीना चेक करते हैं, थोड़ा बहुत चेक करते हैं, पर फिर भी आप उसके लिए कुछ जैसे सप्लीमेंट्स आते हैं हाथों के लगा लीजिए, जिससे क्या है कुछ टाइम पसीना नहीं आएगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके हाथ चेक हो गए। और उसके बाद में आपके हाथ के बाद चेस्ट हो गया, आपके पेट के अंदर जो हिरनिया है वो वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर हिरनिया ऑपरेशन कराओ तो वो आर्मी के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर है ना, वो आर्मी का डॉक्टर आपको अच्छे से बता देगा कि कौन सा ऑपरेशन कराने से आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो आप आर्मी के डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। इसके बाद में आप नीचे प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं। प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से चेक किया जाता है, उसके अंदर आपका जो पेनिस है उसका छेद है वो एकदम सही जगह पे है या नहीं है, एक से ज़्यादा छेद तो नहीं है, एक से ज़्यादा छेद होने पे रिजेक्शन मिलता है। इसके अलावा आपके टेस्टिस हैं, जो आपके अंडे हैं वो छोटे बड़े तो नहीं है, कोई मतलब नॉर्मल इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं हो कि एक इतना ऊपर है एक नीचे लटक रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टेस्टीज के अंदर पानी नहीं भरा होना चाहिए, अगर पानी भरा हुआ तो उसको निकलवा के उसको अच्छे से टाइम से, मतलब जैसे अगर आज से 2-3 महीने बाद में अगर मेरा मेडिकल है ना, तो कम से कम ऐसे 6 महीने का गैप रखना। आप कोई भी ऑपरेशन कोई भी ये करवाने से पहले कम से कम 6 महीने से साल के बीच में गैप होना चाहिए। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑपरेशन पे, आपका कौन सा ऑपरेशन आपने करवाया है। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद में बात करते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट के बाद में पाइल्स। आपको पाइल्स का बड़ी अगर है तो आपको ऑपरेशन करवा के जाना है उसको, मतलब अच्छे से जो ये क्या है, ये चीज़ है ना ऑपरेशन वाली, जो भी ऑपरेशन से संबंध रखती है वो आपको आर्मी के डॉक्टर से कंसल्ट करके जाना है। हमेशा याद रखना, जानकारी में कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाता है आर्मी का, आर्मी हॉस्पिटल में जाके भी आप बात कर लीजिए कि सर पाइल्स का मैं कौन सा ऑपरेशन कराऊँ उसमें मुझे रिजेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको पाइल्स अगर आपको है तो उसको आपको जो आपका रिजेक्शन आपको उसके अंदर पॉइंट मिलेगा, तो इसका ऑपरेशन करवा के जाइए। वो होने के बाद में अपनी जो पैर लेग्स के अंदर नोकनी चेक करते हैं, घुटने की जॉइंट्स तो नहीं है टूटे हुए, किसी के फ्रैक्चर तो नहीं है। तो पहली कंडीशन, अगर फ्रैक्चर हैं तो वहाँ फील नहीं होना चाहिए कि आपके पैर में फ्रैक्चर है, क्योंकि वो चलवा के देखेंगे, चलने में अगर दिक्कत आई तो वो समझेंगे फ्रैक्चर है। अभी कोई भी हड्डी टूटी हुई है कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं चलना चाहिए, फिजिकली तौर पे उनको किसी भी चीज़ का पता नहीं चलना चाहिए। कोई भी कमी हो आपको वहाँ पे शो नहीं होने देना कि मेरे ये दिक्कत है, बस कुल मिला के ये है। जैसे मेरे भी नोकनी की दिक्कत थी बट थोड़ी थी, ऐसे नहीं माइनर थी, तो मैंने क्या किया उस टाइम अपनी लेग्स को ऐसे पुल खींच के रखा,
लेग्स को फुली खींच के रखा तो उससे मेरी नोकनी की शो नहीं हुई। नोकनी वी शेप में भी चेक हो सकती है और ऐसे आगे लगा के, जो आगे है ना पैर ऐसे बंद करके भी चेक हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। वो डिपेंड करता है, डॉक्टर कैसे भी चेक कर सकता है, दोनों तरीके से भी चेक कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा डाउट होने पे आपको लेटा भी सकता है, ये भी ध्यान रखना, लेटा के भी चेक कर सकता है। ये हो गया नोकनी। इसके बाद में आपके जो पैर है, पैरों के नीचे फ्लैट फुट बोलते हैं जिसे, मतलब समतल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एडी बननी चाहिए, ऐसे कर्व शेप बननी चाहिए एडी के नीचे। तो फ्लैट फुट के लिए वो आपको मिट्टी में चलवा सकते हैं, मिट्टी में पानी में पैर भिगवा के वहाँ पे चलवा सकते हैं किसी फर्श पे, उससे आपकी फ्लैट फुट है या नहीं उसका पता चल जाएगा उनको, ठीक है। फ्लैट फुट के लिए एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज कीजिए कुछ, और नोकनी के लिए भी एक्सरसाइज होती है, अगर हैं तो एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें होगी आपके लगभग मेडिकल की सारी चीज़ें। एक होता है सबसे बड़ी चीज़ है टैटू। टैटू के अंदर आपको क्या है, टैटू आपके अलाउ है या नहीं है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो टैटू के अंदर ये ध्यान रखना है कि आपका टैटू है वो, जैसे ये हाथ है मेरा, इस पार्ट से लेके यहाँ कोहनी से लेके यहाँ तक अंदर वाली पार्ट पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। कहाँ पे? यहाँ पे या फिर यहाँ पे। इसके अलावा कहीं भी टैटू हुआ तो आप परमानेंटली रिजेक्ट है। इसके अलावा बॉडी पे कहीं भी टैटू हुआ तो यहाँ पे और यहाँ पे जो टैटू है उसमें नॉर्मल टैटू होना चाहिए, ध्यान रखना नॉर्मल। अगर कोई अभद्र, जैसे अभद्र या सेक्सुअल का ऐसा कोई जो मतलब विवादित हो, वैसा कुछ टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लगभग पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, पहले ही बोल रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल मेडिकल, फील ही नहीं होगा कि आप मेडिकल देके आए, बशर्ते आपकी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई, ठीक है। और सभी पे एक ही बात बोलूँगा, अगर कहीं भी डाउट आता है मेरे से कंसल्ट से पहले आप आर्मी के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। किसी भी जानकारी में परिवार में मिल जाएगा कोई ना कोई डॉक्टर, जाके बता दीजिए सर ये बात है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन कराना चाहिए, सब बता देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये सब हो गया आपने। अब बात करते हैं ऑन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अपने, जैसे पीडीएफ में ले चलता हूँ, अब आपको पीडीएफ में पढ़ के सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। चलो अब चलते हैं पीडीएफ की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है आपको कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका फिजिकल में ओनली आपकी 1 माइल दो रन होगी आपकी, मतलब 1600 मीटर आपकी सिर्फ दौड़ है, ठीक है। 1600 मीटर दौड़ है, वो सिर्फ आपको पास करनी है और कुछ नहीं है, 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है। फिजिकल में ये है। अब बात करते हैं अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। देखिए पूरे भारत को कुछ रीजन्स के अंदर बांटा गया है। देखिए वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन, वेस्ट प्लेन, ईस्ट प्लेन एंड सेंट्रल रीजन और साउथ रीजन, और एक गोरखा जिन्हें बोलते हैं गोरखास, वो रीजन, इन 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें आपको अपने जो एरिया के अकॉर्डिंग, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेरे इंस्टा हैंडल का भी दे दूंगा, फेसबुक का भी दे दूंगा, आप जहां मन करे वहां मैसेज कीजिए, और मैं आपकी अगर मेरी कोई भी क्यूरी मेरे से क्लियर हो पा रही है तो मैं करूँगा, नहीं भी हो पा रही है तो मैं पता करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे अपने। जैसे देखिए ये हाइट लिख रखी है, मिनिमम हाइट इतने सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव हर जगह मांगा गया है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, और मिनिमम वेट लिखा हुआ है। मोस्टली मैं बात करूंगा प्लेन एरिया में, राजस्थान हो गया जैसे हम हैं, तो हमारी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है 162 चल जाएगी, 162 भी नहीं चलेगी, 162.5 या उससे अधिक, और 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट, और फुलाव के बाद में 76 + 5 81 सेंटीमीटर, और 50 kg मिनिमम वेट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्राइटेरिया तो आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको रिलैक्सेशन क्या है, अगर आप किसी ग्रेफ सर्विस पर्सन के या आर्मी के अंदर कोई आपके फादर काम कर रहे हैं, तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन है, 1 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट में रिलैक्सेशन है, और 2 kg वेट में रिलैक्सेशन है, ठीक है। आपको फ़ायदा मिलेगा, इतना कम होगा तो भी चल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ें बात करते हैं, कुछ बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए ये मैंने पढ़ रखा है पहले से, तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर मोस्टली आपने बात करनी है टैटू, परमानेंट बॉडी टैटू। ये देखो इसके बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कौन से भाग में होना चाहिए। तो जिसके टैटू बना हुआ है वो इस पैराग्राफ को पढ़ लेना। किसको? इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, यहाँ पे पता चल जाएगा टैटू के बारे में। मैंने बताया है वही ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में फिजिकल फिटनेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, और ये भी ऐसा कुछ नहीं है।
ये देखो परमानेंट अनफिट किया जाए तब क्या होगा, वही आपको अपील करने के लिए कितना टाइम मिलेगा उसके बारे में लिखा हुआ है। अब ये देखिए आंखों सबसे मेन ये है विजुअल स्टैंडर्ड, आपकी आई टेस्ट होगा, उसमें क्या होना चाहिए, आपकी दोनों आंखें 6/12 होनी चाहिए। ये 6/12 क्या होता है वो आपको डॉक्टर बता देगा, किसी भी क्लिनिक में जाके चेक करवा लीजिएगा। 6/12 दोनों आंखें होनी चाहिए। और अलग अलग बात करें तो कम से कम राइट साइड की आंख है वो 6/6 और लेफ्ट की 6/24 होनी चाहिए। किसके साथ में अब बात करते हैं, इसके अलावा कोई भी आंख बिना चश्मे के 6/60 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से? 6/60 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये सब भूल जाओ। आपको कुल मिला के ना मिनिमम 6/60 पढ़ना है, 6/60 बिना ग्लास के, और विद ग्लास 6/6 होना चाहिए, चाहे 2.5 नंबर है चाहे 2 नंबर है। हाँ एक बात और बताना भूल गया था, शायद 2 नंबर से ऊपर चश्मा लगा हुआ है तब दिक्कत आएगी आपके, तब वो आपको वो जो क्या बोलते हैं उसको, आपको एक बार के लिए टेम्परेरी रिजेक्शन दे सकते हैं। तो आप उनको बताना नहीं है मेरे कितने नंबर चश्मा है, बस कोशिश करनी है, पढ़ना है आपको कैसे भी। एक चार्ट मैं अभी दे दूंगा, चार्ट जो है आपको दिखा दूंगा, वैसा ही चार्ट होता है। इसमें फ़ायदा उनको होता है जिनका फिजिकल या मेडिकल दूसरे तीसरे दिन होता है, तो आपको फर्स्ट डे के जो भी बैच के कैंडिडेट है वो आपको बता देते हैं कि ये चार्ट लगाया हुआ है ऐसे टाइप का, मतलब हूबहू वही चार्ट हमेशा रहता है, मतलब नेक्स्ट जो मेडिकल होगा पूरे में, तो आप रट्टा मार के भी जा सकते हैं। ठीक है, सर्जरी के लिए देखो कुल मिला के इसमें एक ही बात लिखी हुई है कि कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए सर्जरी को, आपके मेडिकल से 1 साल पहले सर्जरी हो जानी चाहिए, कहीं 6 महीने कहीं 1 साल। ठीक है, तो आपको मिनिमम 1 ईयर पहले सर्जरी करानी है, ये होना चाहिए। और ये आप सर्जरी के बारे में ज़्यादा है ना डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि कई प्रकार की सर्जरी आर्मी में अलाउ नहीं की जाती, तो मिनिमम 1 साल पहले की सर्जरी चल जाती है। ठीक है, और इसके बाद में अपनी बात करते हैं ये अनफिट होने पे हैं पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए इसके अंदर कि कौन कौन से पॉइंट, जैसे साफ सुनना चाहिए, बॉडी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, कान मतलब उसके अलावा आपकी सफिशिएंट इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्वेलिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई है, सबको पता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बातों में बात कर लेते हैं। अब जैसे परमानेंट रिजेक्शन कब होता है, देखो परमानेंट रिजेक्शन होता है सबसे ज़्यादा इसमें आपकी BMI बॉडी मास इंडेक्स अगर 18 से कम है, 18 से कम है तो आप रिजेक्ट है, मतलब आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। कुल मिला के आपकी हाइट वेट रेशियो से BMI चेक करने का फॉर्मूला गूगल पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें आप जिसको दिक्कत है वही सर पढ़ लेना, हिंदी में सर्च कर, हिंदी में डाल लेना, इसको स्क्रीनशॉट मार के हिंदी में सर्च कर लेना, ट्रांसलेट कर लेना, फिर पढ़ लेना। मुझे नहीं लगता ये काम की चीज़ें हैं, उन्हीं की काम की चीज़ें हैं जिनको कोई दिक्कत आती है। इसके अलावा मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो सभी के हो सकती है। इसके वो एक तो परमानेंट रिजेक्शन का, एक है कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखो मैं बताता हूँ, चेस्ट डिफेक्टिव, और इसके अलावा नॉर्मल, इसका लॉस ऑफ टिथ, हाँ ये परमानेंट रिजेक्शन। 14 से कम अगर पॉइंट्स हैं आपके दांतों के तो रिजेक्ट है परमानेंट। आपका BP अगर 140 इस एरिया में नहीं आ रहा तो आप परमानेंट रिजेक्ट है। 140/95 आपका BP होना चाहिए, उससे ऊपर भी हुआ तो भी दिक्कत, नहीं हुआ नीचे भी हुआ तो भी दिक्कत है। ठीक है, और इसके अलावा एक यहाँ पे लिखा होगा, मैंने ध्यान वो मिल नहीं रहा आपको, अगर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब आपको कलर की कुछ कलर्स ऐसे होते हैं, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो दिखाई, मतलब जैसे है ना आपको दिखेंगे नहीं। कलर्स ब्लाइंडनेस की आप टेस्ट सर्च करना तो उसमें क्या होता है, कलर होते हैं छोटे 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 छोटे, उनके बीच में अक्सर आपके लिखा होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5 और उसके चारों तरफ कलर्स होंगे, और 5 का भी एक कोई कलर होगा। अगर वो आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप पढ़ लाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में परमानेंट रिजेक्शन है। इसके अलावा जो आपका इसके अलावा परमानेंट टैटू है आपका, अगर वो मैंने बताया है उसके अलावा किसी एरिया पे तो परमानेंट रिजेक्शन है। टेम्परेरी रिजेक्शन में क्या है, खांसी जुकाम वगैरह, और डिफेक्टिव विजन है कोई, मतलब जो आंख में कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप टेम्परेरी एक बार रिजेक्ट किए जाओगे, बाद में आप दोबारा चेक करवा सकते हैं। देखो हाइड्रोसील्स है, हिरनिया है, तो इसके अंदर टेम्परेरी रिजेक्शन मिल सकता है। ये आप डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर BMI 30 से ज़्यादा है, मतलब आपका वजन बहुत ज़्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से, तो आपको 3 महीने मिलेंगे, 3 महीने वजन कम करके आप वापस BMI चेक करवा सकते हैं। ठीक है, BMI 30 नहीं, आप 27 क्राइटेरिया लेके चलें, अगर 27 से ऊपर जा रही है तो टेम्परेरी रिजेक्शन एक बार के लिए दे देंगे। ठीक है,
इसके अलावा अपने को पॉइंट और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं, ये देखो ये कलर ब्राइटनेस, ये होने पे दिक्कत होती है, इसमें परमानेंट रिजेक्शन है क्योंकि ये सही भी नहीं होता, कोई भी इलाज नहीं है इसका। ये देखो ये लिखा हुआ है, मैंने बताया था वैसे आपको जो परमानेंट रिजेक्शन के अंदर आपको कितने दिन मिलेंगे, 1 महीना मिलेगा, और जबकि टेम्परेरी में 3 महीने मिलेंगे, 90 डेज़ मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेरी रिजेक्शन के अंदर 90 डेज़ मिलेंगे। इतने टाइम के अंदर आप अगर करवा लेते हो आपका मेडिकल वापस, तो आप फिट पाए जाते हो, तो आपका इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वरना परमानेंट रिजेक्शन है, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा आपको मैं आई चार्ट दिखा देता हूँ, एक आई चार्ट और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आई चार्ट है, मतलब इसमें आंखें चेक करते टाइम ऐसा पीस लगा दिया जाएगा आपके, ऐसा ही एक चार्ट होगा वहाँ पे लगा होगा, वो रट्टा मार के चले जाना अगर आपको पता चल जाए तो। इसलिए मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ, ग्रुप के अंदर जिसका मेडिकल पहले आएगा वो बता देगा आपको ये चार्ट लगा हुआ है, तो आप वो रट्टा मार के चले जाना। अब मैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है, वो क्या होता है। फ्रेंड्स जैसा कि दिख रहा है आपको, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट मैंने गूगल पे सर्च किया है, तो आप ऐसे ही टेस्ट दे सकते हैं। जैसे इसमें आप शो कर रहे हैं, ऐसे नंबरिंग लिखी होती है, ठीक है, ऐसे ही आपके पास वहाँ पे बुक होगी। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले में 74 लिखा हुआ है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही वहाँ पे आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है ऐसे ही बुक से किया जाएगा। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में आप फेल होते हैं तो परमानेंटली आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने PDF में सब चीज़ें आपको डिटेल में बता दी है, ठीक। जैसे कि आपने फ्रेंड्स स्क्रीन में देखा था अभी कि मैंने लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल, या आप कमेंट्स भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, इसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जितना जल्दी होगा रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आपको इन सभी के सोशल साइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।